दोस्तों जरा सोच के देखिए कि अगर दुनिया में मर्द और औरत एक दूसरे की जगह ले लें तो क्या होगा। यानी कि मर्द चुपचाप घर में बिना कुछ कहे बस काम करे, वहीं औरतें हर तरफ राज करें तो क्या होगा। वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं स्वैग। कहानी की शुरुआत में हमें साल 1500 का समय दिखाया जाता है जब राजा वगैरह राज्य करते थे। लेकिन यहाँ पर राजा कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि इस समय पर राजाओं का नहीं रानियों का राज है। असल में ये एक ऐसा समय है जब औरतें सब पर राज करती हैं। औरतें ही घर के बाहर काम करती हैं और युद्ध वगैरह भी लड़ती हैं। वहीं मर्द घर का काम करते हैं और मुंह बंद करके हमेशा पर्दे में रहते हैं। औरतों का ये फंडा इस हद तक होता है कि इस समय लड़के पैदा होने पर उन्हें मार भी दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि इनका मानना है कि लड़कियां ही हैं जो वंश को आगे बढ़ाएंगी। इस समय में हम रुक्मणी देवी नाम की एक रानी को देखते हैं जिसके राज्य में भी यही हाल होता है और हमें पता चल जाता है कि रुक्मणी के पहले कई संतानें हो चुकी हैं, पर सभी लड़के थे जिस वजह से उन सभी को मार दिया गया और अभी भी वो एक लड़की की आस लेकर बैठी हुई है। वहीं हम रुक्मणी देवी के पति भवभूति को देखते हैं जो कि सिर्फ नाम का ही राजा है, पर उसके हाथों में कुछ नहीं है। लेकिन भवभूति इस चीज से तंग आ चुका था। जल्द ही वो कुछ करने के बारे में सोचता है कि इससे बचना होगा हमें। मतलब वो चाहता है कि हर तरफ मर्दों का राज हो जाए और औरतों को झुकना पड़े। जिसके कुछ समय के बाद 1551 में ऐसा होता भी है और हर तरफ मर्दों का राज शुरू हो जाता है। जिसके बाद हमें करंट में ऐसा ही भानु को दिखाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और अब वो रिटायर हो चुका है। भानु की पर्सनालिटी की बात करें तो काफी रूड होती है और अपने पूरे करियर के दौरान उसने औरतों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था, साथ ही वो उन्हें रूडली हैंडल करता था, जिस वजह से भानु के रिटायर होने के बाद भी उसका पेंशन वगैरह को रोक दिया जाता है, जिस वजह से भानु को बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी भानु को किसी का लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम स्वागंतिका खानदान के आखिरी वारिस हो, इसलिए तुम्हें इस दिए हुए एड्रेस पर जाकर स्वागंतिका खानदान का खजाना अपने नाम कर लेना चाहिए। और ये पढ़ने के बाद तो भानु जल्दी से उस बताए हुए एड्रेस पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी एड्रेस पर महर्षि नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ वहाँ एक संस्था चलाता है, जहाँ पर इस संस्था का काम है कि ये राजा महाराजाओं के आखिरी वारिसों को ढूंढकर उन्हें उनके पूर्वजों का खजाना दे, जिसमें हम वहाँ के खानदानों को देखते हैं और सभी खानदानों पर खानदान के सभी लोगों का नाम होता है, जिसके साथ खानदान में आगे कौन पैदा हुआ उसके बारे में भी जगह बनाई होती है। यहीं पर हम स्वागंतिका खानदान के खजाने को भी देखते हैं और इस खानदान को महाराजा भवभूति ने शुरू किया था। वही भवभूति दोस्तों जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो महर्षि और उसकी माँ को स्वागंतिका खानदान का खजाना उसके आखिरी वारिस को देना है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है कि ये खजाना तभी उस वारिस को मिलेगा जब वो वारिस एक लड़का हो, वरना वो आखिरी वारिस अगर कोई लड़की हुई तो ये खजाना महर्षि और उसके परिवार वालों को ही जाएगा। जिससे ये समझा जा सकता है कि महर्षि तो यही चाहेगा कि खजाना उसका हो जाए और स्वागंतिका खानदान का आखिरी वारिस एक लड़की निकले। लेकिन इसी के साथ एक शाप भी खजाने से जुड़ा होता है, जिस बारे में दोस्तों हमें आगे अच्छे से पता चलेगा। पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये शाप महर्षि के खानदान को लगा हुआ है कि जब तक स्वागंतिका खानदान के आखिरी वारिस का नाम उसके खानदान के नाम पर नहीं जोड़ा गया, तब तक महर्षि के परिवार में सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होगा। ये शाप मिला है दोस्तों इनको। और जिस दिन महर्षि के परिवार में लड़के का जन्म हुआ उस दिन ये समझ लेना कि स्वागंतिका खानदान का आखिरी वारिस कोई लड़की है या फिर कोई है ही नहीं, और फिर ये खजाना हो जाएगा महर्षि का। यानी कि अगर महर्षि को लड़का हुआ तो शाप के हिसाब से ये प्रूव हो जाएगा कि स्वागंतिका खानदान का आखिरी वारिस कोई लड़का नहीं है। और अगर आखिरी वारिस कोई लड़का नहीं है तो ये खजाना अपने आप महर्षि और उसके परिवार का हो जाएगा। इसी वजह से हम कहानी में महर्षि को एक लड़का पैदा करने की जिद पर देखते हैं, जहां इस जिद में उसकी 3 बेटियां पैदा होती हैं और इस वक्त भी उसकी बीवी गर्भवती है। इस बार महर्षि में आस होती है कि लड़का ही पैदा होगा और शाप टूटकर पूरा खजाना उसका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वागंतिका खानदान का जो आखिरी वारिस था, यानी कि वो वारिस जिसका नाम खानदान के नाम से जुड़ा हुआ है, उस वारिस का नाम वीर था। लेकिन वीर के परिवार का क्या हुआ, उसके कितने बच्चे हुए, कितने बेटे या बेटियां हुई, इसके बारे में महर्षि के परिवार को कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो वीर को कई सालों से ढूंढ रहे हैं। और तभी वहां पर भानु आ जाता है और कहने लगता है कि मैं स्वागंतिका खानदान का आखिरी वारिस हूँ, मुझे खजाना दे दो। महर्षि की माँ कहती है कि शायद तुम सच कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा चेहरा वीर से मिलता है। अब असल में सभी खानदान के लोगों का जिनका नाम खानदान के बोर्ड पर लिखा है उन सभी के फोटोज भी वहाँ लगे हुए होते हैं, तो उनमें वीर की भी फोटो होती है और भानु भी काफी हद तक उसके जैसा ही दिख रहा होता है। लेकिन खजाना देने से पहले महर्षि भानु से कहता है कि सुनो, अगर तुम सच में इस खानदान के वारिस हो तो जरूर तुम्हारे पास एक खानदानी प्लेट होगी, वो प्लेट हमें ला कर दो।
भानु उस प्लेट को ढूंढने के लिए चला जाता है इसके बाद, और यहाँ से हमें भानु का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो अपने जवानी के समय में अपनी वाइफ रेवाती के साथ रहता था और उसी वक्त रेवाती प्रेग्नेंट भी थी। अचानक से रेवाती भानु को छोड़कर चली गई, जिसके बाद रेवाती कभी नहीं लौटी और भानु डिप्रेशन में चला गया। अब हम अनु नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसके पास स्वागंतिका खानदान का वो प्लेट होता है, जिसे वो बेकार समझने के बाद कबाड़ी वाले को दे देती है। और फिर होता यह है कि वो आगे जाकर महर्षि और उसके लोगों को ही मिलता है और कबाड़ी वाले के जरिए वो पता लगा लेते हैं कि ये प्लेट कहाँ से आया है। महर्षि फिर अनु से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये प्लेट किसने दिया। वो कहती है कि ये प्लेट मेरी माँ ने मुझे दिया था। फिर महर्षि अनु को अपनी माँ से मिलवाने को कहता है। अनु भी उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर अनु की माँ एडमिट हुई है। महर्षि ये देखकर बड़ा खुश होता है क्योंकि इस प्लेट के मिलने के बाद ये तय हो जाएगा कि अनु ही इस खानदान की आखिरी वारिस है और वो लड़की है, यानी कि अब ये खजाना महर्षि के परिवार को मिल जाएगा क्योंकि इससे उसका शाप टूट जाएगा ना। महर्षि फिर अनु को अपने घर पर लाता है, अपनी माँ को बताता है कि अनु स्वागंतिका खानदान की आखिरी वारिस है। इससे महर्षि की माँ भी बड़ी खुश होती है क्योंकि आखिरी वारिस लड़की है तो अब खानदान आगे नहीं बढ़ेगा और यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब अनु का नाम स्वागंतिका खानदान के फैमिली ट्री पर जोड़ने का समय आता है, जिसका एक बड़ा प्रोसेस और पूजा वगैरह करने के बाद ही नाम को फैमिली ट्री पर जोड़ा जा सकता है और उसके बाद ये खजाना महर्षि का हो जाएगा। और इसके लिए महर्षि बड़ी हड़बड़ी में भी होता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द खजाना चाहिए। तभी वहां पर भानु आकर कहता है कि लड़कियां कब से खानदान की वारिस होने लगी। महर्षि के घर फिर एक लेटर आता है जिस पर लिखा होता है कि स्वागंतिका खानदान का वारिस एक लड़का है। उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पूजा को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि ये लेटर कौन भेज रहा है, इसका भी पता चल जाएगा आपको। अब हमें समीर नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो कि भानु की तरह ही दिखता है और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अब तक उसकी एक भी रील वायरल नहीं हुई है। मेरी भी नहीं हुई। समीर फिर अपने दोस्त के जरिए एक मॉडर्न ज्योतिषी के पास जाता है जो उसे बता देता है कि बेटा तुम अपनी रील्स में ये चीजें करो तो तब वायरल हो जाएगी। समीर भी ज्योतिषी की बात मानकर वैसा ही करता है और उसकी रील वायरल भी हो जाती है। आगे समीर अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुंडली चेक करवाने के लिए उसी ज्योतिषी के पास लेकर आता है, पर समीर की फुल किस्मत यहाँ भी दिख जाती है। समीर की गर्लफ्रेंड ज्योतिष की बेटी ही निकलती है और ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि इस लड़के से तुमने प्यार किया, ये गधा ये रील्स बनाता है, ना तो इसे अपने परिवार का पता है ना ही अपने माँ बाप का। और ये बातें समीर को बड़ी हर्ट कर जाती हैं। वो घर आ जाता है। घर पर समीर को 2 लेटर्स मिलते हैं। पहला तो लेटर वैसा ही होता है जैसे कि भानु को लेटर मिला था, यानी कि तुम स्वागंतिका खानदान के वारिस हो और तुम्हें इस एड्रेस पर जाकर अपने खानदान का खजाना लेना चाहिए। पर दूसरे लेटर में कुछ अलग बातें लिखी होती है। उस लेटर में भानु और रेवाती के बारे में लिखा होता है। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि रेवाती ही समीर की माँ भी है, यानी कि भानु इसका बाप। उस लेटर में हमें ये भी पता चलता है कि जब रेवाती प्रेग्नेंट हुई थी तो उसका 4-5 बार मिसकैरेज हो गया था, जिसके बाद जब वो फिर से 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसने भानु को छोड़ दिया और कहीं चली गई, जिससे समीर को पता चलता है कि उसका पिता भानु है, पर उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ दिया था। असल में दोस्तों, रेवाती के जितने भी मिसकैरेजेस हुए थे उसका कारण भानु ही था। भानु को चाहिए था लड़का, लेकिन जब भी रेवाती प्रेग्नेंट होती तो उसके पेट में हमेशा लड़की होती, जिसके चलते भानु हमेशा रेवाती के बिना जाने उसे गलत दवा खिलाया जाता था। रेवाती का फिर वही खराब हो जाता था। आगे जब रेवाती प्रेग्नेंट हुई और उसका बेटा होने वाला था, तब रेवाती को अपने मिसकैरेजेस का ये सच पता चल गया कि उसके पीछे भानु ही है जो उसके बच्चों को बर्बाद कर रहा था। इसी वजह से वो भानु को छोड़कर चली गई। इस वक्त भानु महर्षि के यहाँ पर होता है और अपने खजाने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि स्वागंतिका खानदान के 2 वारिस हैं और दोनों ही जुड़वे लड़के हैं। और अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है साल 1500 में, जब रानी रुक्मणी को हर बार लड़का ही होता था और वो सभी लड़कों को बार बार मार कर थक चुकी थी। तब आखिर में वो अपने एक लड़के बच्चे को अपनाने के लिए हो जाती है तैयार और अगले दिन उसका नामकरण होता है। लेकिन इसके बीच में भावभूति बार बार कुछ हरकतें करने लगता है जिससे कभी भी उस बच्चे का नामकरण नहीं होता। इसके बाद उस राज्य का राजगुरु रानी से कहता है कि सुनो, एक बार इस बच्चे को महाराज का नाम देकर देखते हैं, शायद तब ये अड़चने ना आए। जिसके लिए रानी मान जाती है और फिर बच्चे के नाम के साथ भावभूति का नाम भी जोड़ दिया जाता है, जो कि असल में भावभूति का ही प्लान था दोस्तों, क्योंकि वो सोचता था कि एक बार उसका नाम आ गया तो खानदान में सिर्फ लड़कों का ही बोलबाला होगा। और इसी वक्त से मर्दों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और कुछ समय के बाद मर्द हर जगह राज करने लगते हैं और यहाँ से औरतें पर्दे में रहती हैं। भावभूति ये सब देखकर बड़ा खुश होता है। जहाँ वो राजगुरु भावभूति से कहता है कि महाराज, अगर आपके खानदान में लड़की का जन्म हुआ तो मर्दों का वापस वही गुलामी वाला समय आ जाएगा।
जिस पर भभूति राजगुरु को ही शाप दे देता है और कहता है कि मेरे खानदान में जो भी जन्म लेगा तुम्हें उसका नाम दर्ज करके रखना होगा, वरना तुम्हारे खानदान में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी, और अगर मेरे खानदान का वारिस लड़का हुआ तो भी तुम्हारे खानदान में लड़कियां ही पैदा होंगी। ये सुनकर राजगुरु को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी उसको शाप देते हुए कहता है कि आपके खानदान के वारिस को खुद आकर मेरे परिवार के पास नाम दर्ज करवाना पड़ेगा, वरना आपका खजाना मेरे परिवार का हो जाएगा। और दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि राजगुरु का परिवार ही आज के महर्षि का परिवार है और ये शाप अभी भी चल रहा है। इस वक्त महर्षि की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसकी लड़की होती है, जिसका कारण ये होता है कि महर्षि ने स्वागंतिका खानदान के उस आखिरी वारिस का नाम दर्ज नहीं करवाया अभी तक। इसी वजह से महर्षि के परिवार को फिर से लड़की हुई। इसी के साथ ये भी प्रूव हो गया कि स्वागंतिका खानदान का आखिरी वारिस लड़का ही है। अब हम समीर को देखते हैं जो लेटर पढ़कर महर्षि के घर जा रहा होता है। वहीं उसी रास्ते से भानु भी गुजर रहा होता है। अचानक से दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक जाते हैं। वहाँ पर हम किसी और को भी देखते हैं जो कि होता है विभूति, और विभूति वो है जो सभी को लेटर्स भेज रहा था। वो एक ट्रांसजेंडर है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भानु, समीर और विभूति का चेहरा एक जैसा ही होता है, जिसके पीछे का क्या कारण है बहुत ही जल्द ही पता चलने वाला है। अब विभूति से हम वीर की कहानी को सुनते हैं। वही वीर जो अभी तक स्वागंतिका खानदान के फैमिली ट्री में आखिरी वारिस है। तो हुआ ये था कि वीर को भी पता था कि वो इस खानदान का है और उसे भी खजाना चाहिए था, लेकिन उसकी 7 बेटियां हो गई थी और एक भी बेटा नहीं हुआ था, जिस वजह से उसे खजाना नहीं मिल रहा था। साथ ही महर्षि के जो पिता थे, जो कि उस वक्त खजाने की रखवाली कर रहे थे और वीर के साथ भी थे, उन्हें भी लगातार बेटियां हो रही थी। जिसके बाद अचानक एक दिन ये हुआ कि वीर को 2 जुड़वा बेटे हुए, जिससे वो बड़ा खुश हो गया कि अब उसे खजाना मिल जाएगा। उस वक्त वीर के मामा को भी बस बेटियां ही हो रही थी, इसलिए वीर ने अपने एक बेटा अपने मामा को दे दिया, क्योंकि वीर अपने मामा की मदद करना चाहता था और वैसे भी वीर को बस एक ही बेटे की जरूरत थी। जिसके बाद वीर अपने बेटे का नाम फैमिली ट्री में दर्ज करवाने गया, जहाँ महर्षि के पिता ने बोला कि इसमें नाम दर्ज करवाने के लिए तुम्हें दोनों बेटों को लाना होगा, क्योंकि जब तुम अपने दोनों बेटों को लेकर आओगे तभी मेरे घर में भी बेटा होगा। लेकिन जब वीर अपने दूसरे बेटे को अपने मामा के पास वापस लेने के लिए गया, तब वीर को पता चला कि उसके मामा ने अपना बोर या बिस्तर पैक करके कहीं और हमेशा के लिए रहने चला गया। यानी कि अब उसके पास सिर्फ एक ही बेटा है और अब उसे खजाना नहीं मिलेगा, ये समस्या थी। वहीं दूसरी ओर महर्षि के पिता के घर में बेटे ने जन्म ले लिया था, जो बेटा था महर्षि, और जब बेटा हुआ तो खजाना महर्षि के परिवार का हो गया। इसीलिए करंट में ये परिवार बहुत ही अमीर है। लेकिन अभी भी स्वागंतिका खानदान के दूसरे कुछ खजाने बाकी है, जो किसे मिलेगा इसी पर हम करंट स्टोरी देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि वीर को पता चल गया था कि उसका मामा कहीं और चला गया, तो उस दिन के बाद उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उसे खजाना नहीं मिलेगा और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लग गया। लेकिन तभी एक दिन वीर को पता चला कि उसका जो बेटा है ना उसके साथ, वो एक किन्नर है, यानी कि ट्रांसजेंडर, और वो कोई और नहीं विभूति ही है। ये बात उस समय वीर को अच्छी नहीं लगी कि उसका बेटा एक ट्रांसजेंडर है। इसी वजह से उसने एक दिन अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया और पूरे परिवार के साथ कहीं और रहने चला गया। जिसके बाद विभूति ने अकेलेपन में ही अपना बचपन काटा और बड़े होकर उसने एक बच्ची को अडॉप्ट किया, जो बच्ची थी अनु, यानी विभूति ही अनु की माँ है एक तरफ से। अब अनु के पास जो खानदानी प्लेट आया था वो भी उसे विभूति ने ही दिया था और वो प्लेट विभूति को बचपन में उसके घर में मिला था। इस तरह अनु के पास वो प्लेट पहुंचा, पर तभी भी अनु बड़ी होकर विभूति यानी कि अपनी माँ को किन्नर होने की वजह से अपना नहीं पाई और अपनी माँ को छोड़कर वो भी अकेले रहने लगी। आगे हमें पता चलता है कि उस वक्त विभूति रेवाती से मिलने गया था। उस समय की बात हो रही है जब भानु को अकेले छोड़कर वो अकेले शहर में रहने आई थी। उस वक्त रेवाती प्रेग्नेंट भी थी और उस समय विभूति ने प्रेगनेंसी में उसकी मदद भी की। किसकी? रेवाती की। तो वहाँ से रेवाती ने समीर को जन्म दिया। और एक और बात है कि विभूति को खजाने की बात तो पता थी, लेकिन किन्नर होने की वजह से शायद ये खजाना उसको ना मिले। यही सोचकर विभूति अपने परिवार वालों को एक लेटर्स लिखता था ताकि किसी एक को वो खजाना मिल जाए। और ये कहानी सुनाने के बाद समीर विभूति को बहुत ही धन्यवाद करता है, क्योंकि उसी की वजह से समीर बिल्कुल सही सलामत इस दुनिया में आ पाया। दूसरी ओर हम वीर को महर्षि के घर पर देखते हैं, जो अपने बच्चों से मिलने और खजाने के लिए आया होता है। वहाँ भानु भी होता है और फिर भानु को पता चल जाता है कि उसका असली पिता वीर है और जो अभी तक उसका पिता बना हुआ था वो वीर का मामा है। वहीं वीर जब भानु को देखता है तो वो उसे समझ लेता है विभूति और सोचता है कि अरे विभूति मर्द बन गया है। जिसके बाद होता यह है कि वीर को राजा घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वीर आखिरी वारिस है और उसका बेटा भी है भानु,
पर तभी वहाँ पर विभूति यानी कि असली वाला और समीर आ जाते हैं। वहीं हम भानु के मन में खजाने के लालच को देख पाते हैं, लेकिन खजाना पाने के लिए भानु का कोई बेटा होना चाहिए, तभी तो भानु राजा बनेगा और तब उसको खजाना मिलेगा। भानु फिर बड़ी चालाकी से समीर को अपना बेटा बनने के लिए कहता है और बदले में उसे खजाने का कुछ हिस्सा देने की बात करता है, जबकि असल में समीर भानु का ही बेटा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता। और यहाँ पर भानु का ट्रिक काम कर जाता है और उसे राजा बना दिया जाता है। और जब फैमिली ट्री में विभूति और भानु का नाम दर्ज होने वाला होता है, तब विभूति सबको डांट देती है, ये कहते हुए कि तुम सब लड़कियों में फर्क करते हो, लेकिन जैसे ही खजाने की बात आई तो सभी को अपना बताने लग जाते हो। और यहाँ से भानु की सोच काफी बदल जाती है दोस्तों। विभूति की बातें सुनकर अनु को बहुत ही अच्छा लग जाता है और वो फिर से अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद विभूति भानु को रेवाती का एक लेटर देती है, जो उसे रेवाती ने बहुत ही पहले दिया था, क्योंकि दोस्तों इस लेटर को देने के बाद रेवाती की मौत हो गई थी पास्ट में। विभूति ये लेटर देकर वहां से अनु के साथ चली जाती है। भानु फिर उस लेटर को पढ़ता है कि मैं समाज में लड़के और लड़कियों के ऊपर जो ये सोच है कि लड़का होना चाहिए लड़की होनी चाहिए, इससे बदलना चाहती हूँ, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरा पति ही ऐसी सोच वाला निकलेगा। भानु पूरा लेटर पढ़ता है तो बड़ा दुखी हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया था। मूवी के एंडिंग में भानु खजाने के पैसे से एक बड़ा सा स्कूल खोलता है, जहाँ किसी भी जेंडर के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और फ्री में एजुकेशन दी जाती है। चलो फाइनली भानु तो सुधर गया कम से कम। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।